हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ लेक्चर्स बाय डॉक्टर शिवी भसीन। आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं जिसका हेडिंग है जेनेटिक काउंसलिंग। ठीक है, ये जेनेटिक काउंसलिंग ना सिर्फ पढ़ाई के हिसाब से, मेरे ख्याल में इस टॉपिक का नॉलेज, इसका नॉलेज हमें वैसे भी होना चाहिए। ये हमारे लिए वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डिले नहीं करते हुए फर्दर स्टार्ट करते हैं। जेनेटिक काउंसलिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ एडवाइसिंग इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज अफेक्टेड by or at risk of genetic disorders to help them understand and adapt to the medical, psychological, familiar implications of genetic contribution to the diseases। मतलब ये कि जेनेटिक काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस है, यदि मैं सादी भाषा में आपको समझाऊं तो हम ये कह सकते हैं कि जेनेटिक काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि ऐसे कपल्स जिनमें कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है या जिनकी फैमिली में जेनेटिक डिसऑर्डर की हिस्ट्री है, उसके बारे में उन्हें पहले ही इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है ताकि उनका जो वुड बी चाइल्ड है उसके अंदर ये जेनेटिक डिसऑर्डर कंट्रोल किया जा सके। मतलब ऐसे पेरेंट्स जिनको किसी भी तरीके का जेनेटिक डिसऑर्डर है या जिनकी फैमिली में ऐसी कोई हिस्ट्री है जेनेटिक डिसऑर्डर की, उनको हम पहले से अलर्ट कर सकते हैं वाया जेनेटिक काउंसलिंग कि उनके वुड बी बेबी में चांसेस हैं जेनेटिक डिजीज़ की। तो वो इसके लिए पहले से ही प्रिपेयर्ड रहें, और दूसरा इसके लिए वो साथ साथ प्रिपेयर होने के साथ साथ इसके सॉल्यूशंस भी ढूंढ सके। तो इस प्रोसेस के लिए जो कई बार एक काउंसलर होता है जो कि कपल्स को बताता है कि अगर उनमें कोई पर्टिकुलर डिसऑर्डर है या उनके फैमिली में कोई डिसऑर्डर है या उनके पेरेंट्स में कोई डिसऑर्डर था या किसी भी ऐसे फैमिली मेम्बर को कोई डिसऑर्डर है जिससे कि ये डिसऑर्डर नेक्स्ट जनरेशन तक ट्रांसफ़र हो सकता है, तो ये पूरी बात जो है वो जेनेटिक काउंसलर क्लियर करता है। जेनेटिक काउंसलर बताता है उनको कि ये उनकी प्रॉब्लम है और इस तरह से ये प्रॉब्लम इनहेरिट हो सकती है उनकी नेक्स्ट जनरेशन तक। तो जेनेटिक काउंसलिंग पूरे उस काउंसलर द्वारा दिए गए पूरे विवरण को, और पूरा जो काउंसलर एक डायग्नोसिस करता है, एक प्रोग्नोसिस करता है और ट्रीटमेंट बताता है कि किस तरह से इस डिजीज़ को आने वाली जनरेशन में आने से रोका जा सकता है और क्या इसका सोल्यूशन हो सकता है। इस पूरे प्रोसेस को जेनेटिक काउंसलिंग कहते हैं। ठीक है ना, जो मैं कह रही हूँ अगर आप उन शब्दों को समझेंगे तो वो एकदम आपको समझने में इजी रहेगा कि जेनेटिक काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि किसी भी कपल को सचेत किया जा सकता है इसके प्रति कि उसके वुड बी चाइल्ड में कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, तो उसे समय रहते पहले ही उस डिसऑर्डर के बारे में या होने वाले संभावी प्रॉब्लम के बारे में सूचित कर दिया जाता है, जिससे कि वो आने वाले प्रॉब्लम के लिए प्रिकॉशंस ले सके, उसके ट्रीटमेंट के ऊपर देख सके, या जो भी उसे डिसीजन लेना है मेंटली प्रिपेयर हो सके कि होने वाले बच्चे में ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कपल एजुकेट हो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड और इनहेरिटेंस का ट्रेंड समझे। एक पूरी नॉलेज उसको होनी चाहिए उस कपल को अबाउट इनहेरिटेंस, किस तरह से ये डिजीज ट्रेट्स इनहेरिट होते हैं, कैसे ये टेस्ट कराए जा सकते हैं, इन्हें मैनेज कैसे करना है, प्रिवेंशन कैसे ली जा सकती है, कैसे डेवलपिंग फिटस के अंदर इनको रोका जा सकता है और क्या क्या रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके इन्हें ट्रीट किया जा सकता है। तो इसमें देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि अच्छे काउंसलर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जो कि कपल को अच्छे से बिना किसी प्रॉब्लम क्रिएट करे ये समझा सके कि इसका क्या यूटिलिटी है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जिस कपल को काउंसलिंग दी जा रही है वो काउंसलर अच्छा काउंसलर हो, तभी कपल ये बात शांति से समझ सकता है और इसके सॉल्यूशन को ढूंढा जा सकता है। आपको ध्यान होगा एमएससी का मैंने एक टॉपिक पहले भी पढ़ाया है आपको, जेनेटिक स्क्रीनिंग और प्रीनेटल डायग्नोसिस। उसमें भी मैंने बताया कि जेनेटिक स्क्रीनिंग में हम एक ऐसे ही पॉपुलेशन को स्क्रीन करते हैं जो कि खुद किसी जेनेटिक डिफेक्ट से ग्रसित होते हैं या फिर उनकी फैमिली ट्रेडिशन होती किसी जेनेटिक डिफेक्ट की, और उनमें ये टेंडेंसी होती है कि वो इस जेनेटिक डिफेक्ट को आगे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, है ना। तो जेनेटिक स्क्रीनिंग में हम ऐसी पॉपुलेशन को ढूंढकर उसे स्क्रीन करते हैं और उन्हें ट्रेस करके पहले से ही उनके टेस्ट वगैरह चालू कर देते हैं ताकि अगर कोई भी उनमें डिजीज़ ट्रांसमिटिंग कैरेक्टर हो तो वो पहले ही पकड़ में आ जाए। तो जेनेटिक काउंसलिंग एक उसी का एक्सटेंशन है। जेनेटिक स्क्रीनिंग में तो हम पॉपुलेशन ट्रेस कर रहे थे और यहाँ पर जो कपल होता है वो डायरेक्टली मेडिकल प्रैक्टिशनर्स के पास या जो भी जेनेटिक काउंसलर होता है उसके पास आता है और अपनी पूरी फैमिली हिस्ट्री बताकर होने वाले बच्चे में डिफेक्ट्स क्या हो सकते हैं, प्रोबेबल डिफेक्ट्स को समझता है और उनका ट्रीटमेंट
कैसे किया जा सकता है ये समझता है। अब जो प्रैक्टिस थी अबाउट इंक्वायरिंग पीपल, इट स्टार्टेड इन अबाउट 20th सेंचुरी। जेनेटिक डिजीजेस की जो इंक्वायरी थी 20th सेंचुरी से ट्रेंड चालू हो गया था कि जेनेटिक डिजीजेस की इंक्वायरी होती थी। लेकिन विलियम बेटसन ने ये सजेस्ट किया कि न्यू मेडिकल एंड बायोलॉजिकल स्टडी, जो नाम था जेनेटिक्स, ये कहीं ना कहीं विलियम बेस्टन इसे पिक्चर मिला है। हालांकि जेनेटिक्स का फादर हम मेंडल को मानते हैं, लेकिन ये जो टर्म के साथ इसे पिक्चर में लाने वाले थे वो विलियम बेस्टन थे। देन 1930s में जो कंसेप्ट है जेनेटिक काउंसलिंग का वो पिक्चर में आया, लेकिन जो टर्म था जेनेटिक काउंसलिंग वो ये नाम याद रखिएगा, शेल्डन क्लार्क रीड। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में से नाम पूछे जा सकते हैं। शेल्डन क्लार्क रीड द्वारा दिया गया था और 1947 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की थी, काउंसलिंग इन मेडिकल जेनेटिक्स, है ना। 1955 में ये पब्लिश करी थी। 1960s में जाकर एक जेनेटिक काउंसलिंग एक अहम हिस्सा बन गया और एक सोसाइटी स्टैब्लिश हुई जिसे नेशनल सोसाइटी ऑफ जेनेटिक काउंसलर्स कहा गया। ठीक है ना। ये पूरी की पूरी सोसाइटी जेनेटिक काउंसलिंग से और जेनेटिक काउंसलिंग किस तरह से की जानी चाहिए उससे डील करती थी। ओके, देन वी कम टू द एम ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग। जेनेटिक काउंसलिंग के क्या क्या एम होते हैं, क्या क्या इसकी उद्देश्य होते हैं। तो इसका सबसे पहला उद्देश्य होता है प्रमोटिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन बाय इन्वॉल्व फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, मतलब कि फैमिली मेम्बर्स को पहले ही इन्फॉर्म कर दिया जाए कि जो बेबी होने वाला है उसमें किस किस जेनेटिक डिफेक्ट की पॉसिबिलिटी है। दूसरा, क्लैरिफाइंग द फैमिलीज ऑप्शंस अवेलेबल ट्रीटमेंट एंड प्रोग्नोसिस। मतलब फैमिली को ये क्लियर कर देना कि बच्चे में ये डिफेक्ट हो सकता है, तो इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहें और इस डिफेक्ट के लिए आपके पास ये प्रोबेबल मोड ऑफ डायग्नोसिस है, प्रोग्नोसिस है और ये पॉसिबल मोड ऑफ ट्रीटमेंट है। अब डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस और ट्रीटमेंट में आगे डिटेल में समझाऊंगी क्या होता है। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि फैमिली को क्लियरली मेंटली प्रिपेयर करना कि बच्चे में ये डिफेक्ट हो सकता है और इसका सॉल्यूशन आप इस तरह से कर सकते हैं। देन थर्ड है एक्सप्लेनिंग ऑल्टरनेटिव्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ जेनेटिक और डिसऑर्डर्स। मतलब कि ये भी जेनेटिक काउंसलिंग में काउंसलर का एक उद्देश्य होता है कि वो फैमिली को ये बता सके कि किस तरह से जेनेटिक डिसऑर्डर के रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है। चौथा, डिक्रीजिंग द इंसिडेंस ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। मतलब कि कुछ भी कर जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स का जो ट्रेंड बढ़ता जा रहा है उनको रोकना। इसके लिए जेनेटिक काउंसलिंग की जाती है कि पहले ही हम फैमिलीज़ को अलर्ट कर दें कि बच्चे में ये डिसऑर्डर हो सकता है, ताकि वो इससे अलर्ट होकर जो भी उन्हें डिसीजन लेना है अकॉर्डिंगली वो ले सकें। जो भी चांसेस हैं ट्रीटमेंट कराने के तो ट्रीटमेंट कराएं, या अगर ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, अबॉर्शन कराने की नौबत है तो अबॉर्शन कराएं। यदि वो भी पॉसिबल नहीं है तो फिर वो एक डिफेक्टिव जेनेटिक डिफेक्ट वाले बच्चे को एक्सेप्ट करने के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाए। और फिफ्थ एम है रिड्यूसिंग द इम्पैक्ट ऑफ डिसऑर्डर्स। ये सब करके हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि हम डिसऑर्डर्ड बच्चों को, जेनेटिकली जिनमें डिसऑर्डर है ऐसे बच्चों के जन्म होने को रोकें। कोशिश करके उन बच्चों के डिसऑर्डर मदर्स वूम में ही ख़त्म कर दें। ख़त्म नहीं कर पा रहे तो किसी तरीके से इन बच्चों को पैदा होने से रोका जाए। और अगर फिर भी नहीं रोक पा रहे, ये पैदा होते हैं, तो इनके पेरेंट्स मेंटली प्रिपेयर्ड रहें ऐसे बच्चों को एक्सेप्ट करने के लिए। देन जेनेटिक काउंसलिंग के फंक्शन क्या हैं, तो फंक्शन भी लगभग कुछ ऐसे ही हैं। जेनेटिक काउंसलिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट जेनेटिक बैकग्राउंड ऑफ एन इंडिविजुअल एंड एक्सप्लेन्स पेरेंट्स अबाउट देयर चाइल्ड हैविंग अ डिजीज़। जेनेटिक काउंसलिंग से पेरेंट्स को पता पड़ जाता है कि उनके बच्चों में डिजीज़ होने की संभावना क्या है और कितनी है, कितने चांसेस हैं उनको डिजीज होने की, ये पता पड़ जाता है। मेन फंक्शन जेनेटिक काउंसलिंग का है टू प्रोवाइड अवेलेबल सॉल्यूशन। मेन काम है जेनेटिक काउंसलिंग का कि वो प्रॉपर सॉल्यूशन प्रोवाइड करें जिससे कि जेनेटिक डिसऑर्डर का इम्पैक्ट जो है वो कम करा जा सके। देन उसके बाद ये किसी भी पर्सन को हेल्प करती है टू कोप एंड अंडरस्टैंड विद द कंडीशन। किसी भी काउंसलर के पास जब कोई लेमैन भी जाता है तो जेनेटिक काउंसलिंग से उस पर्सन को मदद मिलती है ताकि वो प्रॉब्लम को समझ सके। यदि खुद कोई लेमैन प्रॉब्लम को समझना चाहेगा या मेडिकल कंडीशन को समझना चाहेगा तो वो खुद नहीं समझ पाएगा। काउंसलर का काम यही होता है कि वो उस पर्सन को बिठा के आराम से पेशेंट तरीके से शांति से समझा सके कि क्या क्या पॉसिबल डिफेक्ट बच्चे में आ सकते हैं और कैसे उनको रेक्टिफाई किया जा सकता है। और जेनेटिक काउंसलिंग का चौथा उद्देश्य ये है, इट फंक्शंस टू टेस्ट द रिस्क ऑफ रीऑकरेंस। ये ऐसा भी टेस्ट प्रोवाइड करती है जिससे कि ये पता लगाया
सके कि फर्स्ट बच्चे में डिसऑर्डर है तो क्या ये सेकंड बच्चे में भी चांसेस हैं डिसऑर्डर आने के, या सेकंड प्रेगनेंसी सेफ रहेगी, इस तरीके की चीज़ें भी ये बताती है। देन इंडिकेशंस फॉर जेनेटिक काउंसलिंग, मतलब किस किस वर्ग के लोगों को जेनेटिक काउंसलिंग की ज़रूरत है। हर किसी को नहीं है, आजकल शायद ये ट्रेंड कॉमन होता जा रहा है, तो लगभग ज़्यादातर लोग इसके लिए जाते हैं देखने के लिए कि बच्चा जो वुड बी उनका चाइल्ड है वो डिजीज़ तो नहीं है। मगर कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें विशेष तौर पर जाना चाहिए इस तरह की काउंसलिंग लेने के लिए, तो इसमें नंबर 1 पे वो लोग आते हैं जिनकी जेनेटिक हिस्ट्री हो या जिनकी हेरिडिटी डिजीज़ की ट्रेंड हो जिनकी फैमिली में। दूसरा वो जाते हैं जिनके किसी, जैसे फर्स्ट बच्चा कोई बर्थ डिफेक्ट से सफ़र कर रहा हो, कोई सिंड्रोम हो, टर्नर्स डाउन्स, ये क्लीनीफिल्टर, तो फिर नेक्स्ट बच्चे में भी प्रोबेबिलिटी होती है, या फैमिली में किसी को ऐसा डिसऑर्डर रहा हो तो फिर बेबी में भी प्रोबेबिलिटी होती है इस चीज़ के आने की। देन कहीं मेंटल रिटार्डेडनेस का डिसऑर्डर हो, फैमिली में कोई मेंटली रिटार्डेड बच्चा हो, या अगर मदर की एज अबव 40 हो, अबव 35 एंड 40 माना जाता है, अगर मदर की एज 35-40 के अबव है तो इट इज़ बिलीव्ड कि जो ओवा है उसके अंदर किसी न किसी प्रकार की एबनॉर्मलिटी आ सकती है। देन अर्ली ऑनसेट ऑफ कैंसर, अगर फैमिली में कैंसर का ट्रेडिशन है तब भी लोग जाते हैं जेनेटिक काउंसलिंग के लिए। अगर मदर को टेंडेंसी है मिसकैरेजेस की तब भी उसकी जेनेटिक काउंसलिंग की जाती है। किसी तरीके का कोई मैल फॉर्मेशन है, कोई बीमारी है, तब भी जेनेटिक काउंसलिंग के लिए पेरेंट्स को जाना चाहिए। या कोई न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है मदर या फादर में से किसी की, तब भी दे आर रिक्वायर्ड टू गो टू अ जेनेटिक काउंसलर्स। तो ये काउंसलर, ये वो इंडिकेशंस हैं कि किस तरह के कपल को जेनेटिक काउंसलिंग के लिए जाना चाहिए। देन इंफॉर्मेशन कन्वेड इन जेनेटिक काउंसलिंग, मतलब एक जेनेटिक काउंसलिंग में क्या क्या इंफॉर्मेशन दी जाती है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन दी जाती है। उसमें ये बताया जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्क ऑफ ऑकरेंस और रीऑकरेंस, ये बताया जाता है कि क्या ये बच्चे में कितनी प्रोबेबिलिटी है डिजीज़ के ऑकरेंस की, या अगर एक बच्चे में डिजीज़ है तो नेक्स्ट बच्चे में कितनी चांसेस हैं डिजीज़ ऑकरेंस की, है ना। इम्पैक्ट ऑफ डिजीज़ ऑन पेशेंट एंड दी फैमिली, इम्पैक्ट का क्या होगा, मतलब अगर ये डिजीज़ हो जाए तो पेशेंट पे क्या इम्पैक्ट होगा और पूरी फैमिली पे क्या इम्पैक्ट होगा। मॉडिफिकेशन ऑफ डिजीज़ इम्पैक्ट और रिस्क, और किस तरह से हम इस बच्चे में डिजीज़ होने से रोक सकते हैं, कैसे उस बच्चे में डिजीज़ कॉजिंग जीन को या डिजीज़ कॉजिंग एस्पेक्ट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड एंटिसिपेटेड फ्यूचर डेवलपमेंट, यदि हमें ये रिस्क समझ में आ जाए कि बच्चे में कोई सा डिजीज़ डेवलप होने का क्या रिस्क, क्या चांसेस है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि किस तरह से उसका वो डिजीज़ ट्रीट किया जा सकता है, किस तरह से उसे इससे बचाया जा सकता है, वो पॉसिबल मोड ऑफ ट्रीटमेंट हम ढूंढ सकते हैं। देन कंपोनेंट्स क्या हैं जेनेटिक काउंसलिंग के, क्या क्या तत्व हैं एक सक्सेसफुल जेनेटिक काउंसलिंग के। तो सबसे पहले काउंसलर के लिए ज़रूरी है कि वो पूरे जिस कपल की काउंसलिंग करी जा रही है उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर करे, ठीक है। अगर कोई जेनेटिक डिजीज़ है तो किस किस को है उनकी फैमिली में, पॉसिबल जो पेरेंट्स हैं वो कैरियर हैं या डायरेक्टली डिजीज्ड है, या पेरेंट्स के पेरेंट्स से डिजीज़ मदर के पेरेंट्स से ट्रांसफ़र हो रहा है, फादर के पेरेंट्स से ट्रांसफ़र हो रहा है। अगर मदर की मैटरनल हिस्ट्री पैटर्नल हिस्ट्री क्या है, फादर की मैटरनल पैटर्नल हिस्ट्री क्या है, ये पूरी इन्फॉर्मेशन एक काउंसलर के पास होनी चाहिए। सेकेंडली प्रॉपर डायग्नोस्टिक टेक्निक, ये बहुत ज़रूरी है कि जो डायग्नोस्टिक टेक्निक है वो प्रॉपर हो, वो सही हो। देन रिस्क असेसमेंट एंड रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक, यानी कि आप जिस तरह से डिजीज़ डायग्नोज कर रहे हैं वो तरीका सही हो, कोई रिस्क उसमें ना हो, और रिस्क अगर है भी तो क्या, मतलब रिस्क को आप कैसे हैंडल करेंगे, ये क्लियर होना चाहिए काउंसलर को। देन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट डिजीज़ एंड इट्स पॉसिबल ट्रीटमेंट, डिजीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन देना और डिजीज़ का क्या प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सकता है ये बताना भी जेनेटिक काउंसलर की ड्यूटी है। देन साइकोलॉजी से डील करना, कपल की साइकोलॉजी, जो जेनेटिक काउंसलिंग के लिए आता है जेनेटिक काउंसलर के पास, ऐसा नहीं कि आप उसको इतना ज़्यादा डरा दें कि वो आपसे बात ही ना कर पाए या बिल्कुल उससे इम्पेशेंट हो जाए, गुस्से से चिढ़ के बात करे। जेनेटिक काउंसलर का रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसे बहुत पेशेंटली डील करना पड़ता है अपने क्लाइंट्स के साथ, उनको एकदम प्रिपेयर करना होता है, उसको प्रिपेयर करना पड़ता है कपल का माइंड, ताकि वो एक प्रॉपर और वैलिड डिसीजन ले सके। और हर तरह से की जेनेटिक काउंसलर की ड्यूटी है कि वो सपोर्ट प्रोवाइड करे अपने क्लाइंट को, ताकि क्लाइंट अपना काम कर सके, ठीक है। अब स्टेप्स
स्टेप्स क्या क्या होते हैं जेनेटिक काउंसलिंग में? 3 स्टेप्स यहाँ आपको डीपीटी याद रखना है, ठीक है? डीपीटी याद रखिए, डायग्नोसिस, प्रोग्नोसिस और ट्रीटमेंट। डायग्नोसिस का मतलब होता है कि यदि आपको पता पड़ गया, एक जेनेटिक काउंसलर को यदि पता पड़ गया कि किसी पर्टिकुलर बंदे की फैमिली में, ये जो कपल काउंसलिंग के लिए आया है, इसकी फैमिली में इस पर्टिकुलर डिजीज़ की हिस्ट्री है और ये डिजीज़ जेनेटिकली ट्रांसफ़र होता है और इनके बच्चे में चांस है ये डिजीज़ ट्रांसफ़र करने का, तो सबसे पहले मतलब बच्चे में चांस है कि ये डिजीज़ उस बच्चे में ट्रांसफ़र हो सके, तो सबसे पहला स्टेप है कि वो करेक्ट डायग्नोसिस करे डिजीज़ का, मतलब ये एनालाइज करे कि क्या बच्चे में सही में डिजीज़ ट्रांसफ़र हो सकता है और पूरे जेनेटिक बैकग्राउंड को अच्छे से स्टडी करे। देन प्रोग्नोसिस मीन्स एन ओपिनियन बेस्ड ऑन द मेडिकल एक्सपीरियंसेस ऑफ अ लाइकली डेवलपमेंट ऑफ डिजीज और एन इलनेस। प्रोग्नोसिस का मतलब है कि मेडिकल एक्सपीरियंस से एक मेडिकल डिसीजन लेना कि क्या इस बच्चे में सच में डिजीज ट्रांसफ़र हो सकता है या नहीं, और अगर हो सकता है तो कितना ज़्यादा डिजीज़ रहेगा, क्या उसका एक्सटेंट रहेगा। और मेडिकल प्रैक्टिशनर या काउंसलर, उसकी ये ड्यूटी होती है, अगर काउंसलर मेडिकल प्रैक्टिशनर नहीं है तो उसकी ये ड्यूटी है कि वो मेडिकल प्रैक्टिशनर से समझे कि इस होने वाले डिजीज़ की क्या संभावना है और इसके करेक्टिव मेजर्स क्या हो सकते हैं, और मेडिकल नॉलेज लेने के बाद कपल को मेडिकली एक्सप्लेन करे। और फिर तीसरा है ट्रीटमेंट, यानी कि अगर उसको पता पड़ गया कि ये डिजीज़ हो सकता है, काउंसलर ने समझ लिया, उसके मेडिकल एस्पेक्ट समझ लिए, तो कपल को वो उसके मेडिकल एस्पेक्ट समझाते हुए ये भी समझाए कि इस प्रकार की डिजीज़ का मोड ऑफ ट्रीटमेंट क्या है, किस तरीके से डिजीज़ को ट्रीट किया जा सकता है, ये इसमें वो क्लियरली समझाए कि किस तरीके से डिजीज़ का ट्रीटमेंट पॉसिबल है। ओके, देन इसके बाद ये जो ट्रीटमेंट, ये 3 स्टेप्स आप समझ गए, ये 3 वैलिड स्टेप्स चलेंगे। सबसे पहले जेनेटिक काउंसलर को डिजीज़ का डायग्नोसिस करना है, फिर मतलब कि एनालाइज करना है कि कौन सा डिजीज़ होने के चांसेस हैं बच्चे में। देन प्रोग्नोसिस करना है, यानी जो डिजीज़ उसे लगता है कि बच्चे में हो सकता है उसके ऊपर मेडिकल ओपिनियन लेना है। यदि वो एक नॉन मेडिकल प्रैक्टिशनर है तो किसी मेडिकली इक्विप्ड बंदे से, जैसे डॉक्टर से या मेडिकल प्रैक्टिशनर से, वो राय ले कि किस तरह से ये डिजीज़ के एक्सटेंट हो सकता है। और फिर लास्टली ट्रीटमेंट समझे कि इसका ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है, और ये ट्रीटमेंट बच्चे के पेरेंट्स तक, उस कपल तक जो जेनेटिक काउंसलिंग के लिए आया उस तक पहुँचाए और उनको समझाए। देन जेनेटिक काउंसलर, जेनेटिक काउंसलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जेनेटिक काउंसलर। जेनेटिक काउंसलर वो पर्सन होता है जो कि प्रोवाइड करता है सारी इंफॉर्मेशन अबाउट कि चांसेस कितने हैं किसी भी डेवलपिंग फीटस में, या कोई अगर कपल उनके पास जाता है तो उस कपल के बच्चे में कोई भी जेनेटिक डिजीज़ परसीव करने के चांस कितने हैं वो बताता है। लेकिन एक जेनेटिक काउंसलर में क्या क्या अच्छी बातें, क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, उसमें अच्छे कम्युनिकेशन और काउंसलिंग स्किल्स तो होने ही चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ उसमें क्या क्या होना चाहिए। देखिए, कोई भी अगर काउंसलर होता है, कम्युनिकेशन के बिजनेस में यदि आप हैं, तो आपको एक चीज़ सबसे पहले और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो होती है आपकी ओरेटरशिप, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, है ना। अगर कोई भी आप स्पीकिंग प्रोफेशन में है, फॉर एग्जांपल टीचर हैं, एडवोकेट हैं, काउंसलर हैं, जेनेटिक उसके या कहीं डॉक्टर भी हैं, जहां आपको लोगों को समझाने का काम करना है, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो किसी भी जेनेटिक काउंसलर का कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। देन सेकेंडली, वो अपने क्लाइंट के इंटरेस्ट की बात करे और जो क्लाइंट के लिए सबसे ज़्यादा हितकारी हो वो बात करे, ठीक है ना। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग मेथड्स का इस्तेमाल करें। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग मेथड्स का इस्तेमाल का मतलब होता है कि पूरी चीज़ों को समझकर बेस्ट सर्विसेज वो प्रोवाइड करे, जो भी बात है उसको बहुत तरीके और सलीके से कहे और बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड करे अपने क्लाइंट को। थर्ड बात ये कि एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बना ले क्लाइंट के साथ। वो ये समझे कि किसी भी कपल को ये बताना कि उसके बच्चे में एक जेनेटिक डिफेक्ट हो सकता है, ये बात कोई भी पेरेंट्स इतनी इजीली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो उनको साइकोलॉजिकली सपोर्ट करते हुए उन्हें ये बात समझाए और उन्हें प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे,
ठीक है। और उसका फिर एक 4th नंबर पे उसकी ये भी ड्यूटी होती है जेनेटिक काउंसलर की, वो क्लाइंट का स्ट्रेंथ इंक्रीज करे, है ना, उसे फ्लेक्सिबिलिटी सम के साथ एक्सेप्ट करने को, डिसीजन एक्सेप्ट करने को कहे, और उसका एक कन्विंसिंग, जेनेटिक काउंसलर का एक कन्विंसिंग काउंसलिंग स्टाइल होना चाहिए। यानी कि जब आप काउंसलिंग करते हैं तो आप में सामने वाले को साधने की, कन्विंस करने की कैपेसिटी होनी चाहिए। यदि आपके कन्विंसिंग स्किल्स अच्छे हैं, जितने आपके कन्विंसिंग स्किल्स अच्छे हैं उतने ही अच्छे आप काउंसलर हो सकते हैं। देन एक जेनेटिक काउंसलर एडवाइस करे पेरेंट्स को और करेक्ट डिसीजन लेने के लिए इन्फ्लुएंस करे, है ना, कंट्रोल्ड मैनर में, कंपोज्ड मैनर में एक जेनेटिक काउंसलर उनको अपनी बात समझाए। देन उसका 6th पॉइंट है कि काउंसलर जो है वो कम्युनिकेट्स, एनेबल्स, एक्सप्लोर्स, एंकरेज, इन्फॉर्म्स, ऑफर्स चॉइसेस, डिस्कसेस, प्रमोट ऑटोनॉमीज, एम्पैथेटिक, नॉन जजमेंटल एंड रिस्पेक्टफुल ऑफ द क्लाइंट। मतलब ये कि उसको पूरी तरह से क्लाइंट की बात भी समझनी है। ऐसा नहीं, एक अच्छा नॉन डायरेक्टिव मेजर, ऊपर मैंने बताया था, नॉन डायरेक्टिव मेजर का मतलब ये है कि आप अगर जेनेटिक काउंसलर हैं तो आप अपनी बात कहने से पहले आप सामने वाले की बात सुनिए कि उसका प्रोस्पेक्टिव क्या है, सुन के समझ के, बी अ गुड लिसनर देन बी अ गुड स्पीकर, है ना। तो पहले अच्छे से समझ के फिर अपना सजेशन उसे दें। देन एक काउंसलर में इतना भी दम होना चाहिए कि अगर उसे लगता है कि वुड बी जो चाइल्ड है उसके, अगर पेरेंट्स ने, कपल ने कंसीव कर लिया है, तो अगर कोई और रास्ता नहीं है तो वो अबॉर्शन का भी सजेशन दे सके। अगर उसे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा डिजीज बच्चा होने वाला है, देयर इज नो पॉसिबल मोड ऑफ ट्रीटमेंट, देन द काउंसलर शुड बी करेजियस इनफ टू से कि आप भाई बेबी को अबॉर्ट करा लेंगे, ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए भी और आपके होने वाले बच्चे के लिए भी। देन इट इज़ द ड्यूटी ऑफ जेनेटिक काउंसलर दैट बिफोर जेनेटिक काउंसलिंग ही शुड हैव द डिटेल्ड फैमिली हिस्ट्री। ये बहुत ज़रूरी है कि पूरी जेनेटिक हिस्ट्री काउंसलर के पास हो, उसके बाद ही वो जेनेटिक काउंसलिंग के लिए कपल को इन्वाइट करे। देन अ काउंसलर शुड अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, डिजीज एंड हेल्थ केयर। और थोड़ा बहुत देखिए, अगर बिल्कुल मेडिकल प्रोफेशनल नहीं है तो जेनेटिक काउंसलर एक ऐसा बंदा तो होना चाहिए जो कि मेडिकल टर्मिनोलॉजी को समझता है, क्योंकि बिल्कुल ही नॉन मेडिकल उसका बंदा हो गया तो वो इतने अच्छे से मेडिकल टर्मिनोलॉजी को नहीं समझ पाएगा और नहीं एक्सप्लेन कर पाएगा। सो इसलिए ही शुड बी अ मेडिकल ओरिएंटेड पर्सन, एटलीस्ट साइंटिफिक बैकग्राउंड का बंदा होना चाहिए जो कि उस चीज़ को अच्छे से समझा सके। देन एथिक्स ऑफ जेनेटिकल काउंसलिंग। एथिक्स का मतलब है कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट, लीगली इम्पॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि काउंसलर कैन एक्सप्लेन, एक काउंसलर पूरी तरह से कपल को बता सकता है कि आपके बच्चे में ये डिजीज़ होने की प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी, लेकिन डिसीजन लेना, उस बच्चे को कंटिन्यू करना है या नहीं करना, या अबॉर्शन कराना है या क्या करना है, ये डिसीजन लेना पूरी तरह से पेरेंट्स की अपनी इच्छा है ना। डिसीजन नहीं ले सकता काउंसलर, केवल एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकता है। देन अ काउंसलर शुड कीप प्राइवेसी ऑफ इंडिविजुअल एंड हिज फैमिली। ये बहुत ज़रूरी है कि एक प्राइवेसी मेंटेन करे। ऐसा नहीं कि अगर मैं ए फैमिली की जेनेटिक काउंसलिंग कर रही हूँ तो मैं बी फैमिली आए तो उनको एक फैमिली की पूरी हिस्ट्री बता दूँ, नहीं। देयर शुड बी अ कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप, तभी ट्रस्ट डेवलप हो सकता है बिटवीन काउंसलर एंड क्लाइंट। एंड अ काउंसलर शुड मेंटेन कम्युनिकेशन बिटवीन काउंसलर एंड हिज क्लाइंट, मतलब कि जो कम्युनिकेशन दोनों के बीच में हुई है वो दोनों तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहे। और दूसरा, एक काउंसलर अगर मान लीजिए हम सजेशन देते हैं किसी कपल को कि आप ये प्रेगनेंसी कंटिन्यू मत करिए, तो उसके ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। यदि वो कंटिन्यू नहीं कर सकते तो क्या उन्हें करना चाहिए, क्या सरोगेसी का चांस पॉसिबल है उनके लिए, क्या IVF करा सकते हैं वो, या अडॉप्शन के लिए जाएं, पॉसिबल उनको ऑप्शन बताइए। ऐसा तो हम नहीं कह सकते ना कि आप बेबी मत पैदा करिए, मतलब आप ये प्रेगनेंसी अगर आपकी सक्सेसफुल नहीं हो पा रही तो ये मत करिए और आगे भी मैं आपको कोई सॉल्यूशन न बताऊं, तो इससे क्या होगा कि समझने वाला बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाएगा। तो इसलिए जो पॉसिबल सॉल्यूशन है, हमें एज ए जेनेटिक काउंसलर दिक्कत नहीं बतानी, दिक्कत तो बतानी बट साथ में पॉसिबल सॉल्यूशन बताना है कि इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। ठीक है, अब एक ही डायग्राम के तहत हम देख लेते हैं कि जेनेटिक काउंसलिंग जो है वो क्या क्या उसके मेन उद्देश्य होते हैं और क्या क्या बातें एक जेनेटिक काउंसलर को ध्यान में रखनी चाहिए काउंसलिंग करते समय। सबसे पहले तो उसको मोड एंड रिस्क ऑफ इनहेरिटेंस पता होना चाहिए, पेरेंट्स की एज पता होनी चाहिए, है ना, एजुकेशन और
सपोर्ट, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है, पेरेंट्स एजुकेटेड, एजुकेशन वाइज कितना अच्छे से समझ पाएंगे उसकी बात को, देन पॉसिबल रिजल्ट्स क्या होंगे टेस्टिंग के, जेनेटिक टेस्टिंग के, है ना, देन फैमिली कम्युनिकेशन और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, जिस कपल की वो काउंसलिंग कर रहा है उसका साइकोलॉजिकली वो कपल कितना ट्रेंड है कि उसकी बात को समझ सके, काउंसलर की बात को समझ सके, ये भी देखना पड़ेगा ना, क्योंकि यदि आप एक अनएजुकेटेड कपल की काउंसलिंग कर रहे हैं तो आपको उनके हिसाब से ढाल के बात करनी पड़ेगी। जो एजुकेटेड कपल होगा वो आपकी बात डेफिनेटली ज़्यादा अच्छे से समझ जाएगा, अगर और ज़्यादा साइंटिफिक कोई मेडिकल उसका कपल है तो वो और अच्छे से समझ जाएगा। तो अपने आप को जेनेटिक काउंसलर को ढालना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू कि वो किस तरह के कपल का नरेशन कर रहा है या किस तरह के कपल की काउंसलिंग कर रहा है, ठीक है ना। देन जेनेटिक काउंसलिंग मतलब ये डायग्राम आप ज़रूर दीजिएगा। जेनेटिक काउंसलिंग मतलब आप पूरा समझ कर गए होंगे कि जेनेटिक काउंसलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके तहत एक कपल को ये बताया जाता है कि उनके वुड बी चाइल्ड में चांसेस ऑफ हैविंग अ कॉन्जेनाइटल डिजीज़ या जेनेटिक डिजीज़ के चांसेस कितने हैं और किस तरह से इस डिजीज़ को क्योर किया जा सकता है। इसके लिए कपल्स एक जेनेटिक काउंसलर के पास जाते हैं जो कि ज़्यादातर मेडिकल पर्सन होता है या एक नॉन मेडिकल बट साइंटिफिक नॉलेज रखने वाला पर्सन होना चाहिए। जो जेनेटिक काउंसलर का रोल है वो इसके अंदर बहुत मेन है, क्योंकि उसकी पेशेंस, उसकी सूझबूझ, उसकी समझ, उसकी नॉलेज, उसकी जो कपल डायग्नोसिस के लिए गया उसके बारे में काउंसलर को पूरी नॉलेज होनी चाहिए। इन सब बातों से ही एक सक्सेसफुल जेनेटिक काउंसलिंग कंप्लीट हो सकती है, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डिफ़िकल्टी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर कुछ भी आप इसके बारे में और भी पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके पूछें। एंड अगर आपको वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।